नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं जिसे हर पिता और हर बेटे को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। रियल मेथड एक्टिंग किसे कहते हैं, ये फिल्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यह फिल्म आपके इमोशन के साथ ऐसे खेलता है कि आप खुद एक बार इस फिल्म के किरदार से नफरत करने लगते हैं तो अगले ही सीन में आपको उन पर तरस भी आता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स के बाद मैं आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाऊंगा जिसके बाद आपको इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। पहले आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम ओटिस है एक क्रैश्ड फ्लाइट के सामने खड़ा है और तभी एक धमाका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर हमें पता चलता है कि ओटिस दरअसल एक एक्टर है। बाद में यह भी दिखाया जाता है कि शायद वो शराब का भी आदी है। रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। एक्सीडेंट होने पर पुलिस उसे अरेस्ट क्यों करती है इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे एक सुधार गृह में भेजा जाता है जहां पहले से ही कई लोग मौजूद हैं। तब ओटिस के साथ मौजूद उसकी काउंसलर डॉक्टर मोरेना उसे बोलती है कि ओटिस को फिर से गिरफ्तार करके उसे रिहब फैसिलिटी में इसलिए भेजा गया है क्योंकि उसने तीसरी बार नशे में पुलिस के साथ हाथापाई की है और अगर इस बार वो सुधार गृह यानी रिहब फैसिलिटी से वापस भागा तो उसे 4 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर मोरेना ओटिस को अपने बारे में फिर से बताने को बोलती है। यहाँ ओटिस डॉक्टर मोरेना को बताता है कि उसे ओटिस के बारे में सब कुछ पता है कि ओटिस एक सनकी, नशेड़ी और साइको टाइप का एक्टर है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर मोरेना उसे एक डायरी देती है और उसमें ओटिस को अपने सारे बुरे एक्सपीरियंसेस को लिखने बोलती है जिससे कि ओटिस को गुस्सा आता हो। इसके साथ ही डॉक्टर मोरेना ओटिस को यह भी बताती है कि ओटिस को PTSD है यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस बीमारी की जानकारी मैंने स्क्रीन पर डाल दी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इस पर ओटिस बोलता है कि नहीं, मुझे यह PTSD नहीं है। फिर पूछता है किससे होगा। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक 1995 जहां ओटिस के बचपन को दिखाया जाता है। यहाँ भी वो एक स्ट्रगलिंग चाइल्ड आर्टिस्ट है और अपने पिता के साथ रहता है। शूटिंग के बाद ओटिस अपने पिता के साथ घर आ जाता है जो कि एक मोटेल है। अगले सीन में हम व्यूवर्स को पता चलता है कि शायद ओटिस और उसके पिता की जमती नहीं है क्योंकि यहाँ उसके पिता ओटिस को लेकर और उसकी माँ को लेकर कुछ बॉडी शेमिंग वाली बातें करते हैं जिससे कि ओटिस नाराज हो जाता है। पर बिलीव कीजिए यही बात इस फिल्म को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है क्योंकि एक पल जहां आपको ओटिस के पिता जेम्स पर उनकी बातों के लिए गुस्सा आएगा वहीं अगले पल ही आपको उनके हालात पर तरस भी आता है। यही फीलिंग इस फिल्म के किरदार ओटिस के साथ भी होता है। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बातों बातों में ओटिस अपने पिता को बोलता है कि वो अपने दोस्त एजे के साथ गेम देखने जाएगा और उनके साथ टॉम भी होगा। टॉम का नाम सुनते ही उसके पिता परेशान हो जाते हैं। टॉम के बारे में हम आगे देखेंगे। ओटिस के पिता टॉम को घर बुलाने के लिए ओटिस को रिश्वत देते हैं। वो भी रिश्वत होती है एक सिगरेट की। ओटिस अपने पिता की बात मान जाता है। आप व्यूवर्स को हो सकता है कि यह देखकर थोड़ा अटपटा लगे कि कैसे एक बाप अपने 12 साल के बच्चे को सिगरेट दे सकता है, पर यही एक लम्हा नहीं है इस फिल्म का। इसके अलावा भी फिल्म में कई ऐसे दृश्य है जो आपको बाप बेटे के रिश्ते के एक अलग चेहरे से रूबरू करवाता है और इस फिल्म के दर्द को बढ़ाता है। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि टीवी पर रोडियो क्लाउन का एक वीडियो चल रहा है जो खुद जेम्स ही है। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली ओटिस के पिता भी एक एक्टर रह चुके हैं। शायद इसलिए वो ओटिस के एक्टिंग करियर की देखरेख कर रहे हैं और ओटिस को एक्टिंग के तरीके भी सिखाते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। ओटिस नींद से जागता है और बाहर एक्सरसाइज करने लगता है। बाद में स्विमिंग पूल में रिहब फैसिलिटी का ट्रेनर सभी को ट्रस्ट एक्सरसाइज करवा रहा होता है पर ओटिस वहाँ नहीं जाता। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ओटिस एक कमरे में लंच कर रहा है और उसके सामने ऊन के कुछ गुच्छे पड़े हैं। बाद में ओटिस डॉक्टर मोरेना को यह बताकर गुस्सा कर रहा होता है कि उसे ऊन नहीं बुनना, पर डॉक्टर मोरेना ओटिस से उसका स्कोर पूछती है। ओटिस अपना स्कोर 70 बताता है। आपको बता दें कि हर रिहब फैसिलिटी में मरीज को टास्क और व्यवहार के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसके आधार पर वो लोग मरीज के प्रोग्रेस को जज करते हैं। डॉक्टर मोरेना ओटिस को अपनी यादों की 4 चीजों को बताने बोलती है। ओटिस उन्हें दरवाजा, चेहरा, लाइट बल्ब और जूता बतलाता है। फिल्म वापस से फ्लैशबैक में आ जाती है। ओटिस सोकर उठता है और अपने पिता के लिए कॉफी बनाता है। टेबल पर अपने पिता के खाली सिगरेट के पैकेट को देखकर वहाँ कुछ पैसे भी रख देता है।
इससे हमें यह पता चलता है कि उसके पिता कुछ भी नहीं कमाते हैं, उन्होंने बस अपने बेटे के एक्टिंग करियर पर ही फोकस किया हुआ है। बाद में दिखाया जाता है कि उसके पिता बाहर जाते हैं और अपने ही घर के बाहर बैठी एक साय गर्ल को देख रहे हैं। एक्चुअली उनके घर के बाहर ठीक सामने वैश्याओं का एक समूह भी रहता है। बाद में दिखाया जाता है कि ओटिस के पिता रोड के साइड में कुछ पौधे लगा रहे हैं। साथ ही एक सीन में उन्हें एक ग्रुप मेंबर के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहां वो लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। पर अचानक से ओटिस के पिता वहां से उठकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग बकवास कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। फिर ओटिस और उसके पिता रात में डिनर के लिए एक फूड कार्ट में जाते हैं, जहां कुछ लोग ओटिस को एक्टर समझकर पहचान जाते हैं। तब उसके पिता उसे बोलते हैं कि वो भी यह लाइफ जीना चाहते थे, पर ओटिस उनसे ज्यादा लकी है कि 12 साल की ही उम्र में उसे यह फेम और शोहरत मिल गई है। दूसरे दिन ओटिस टॉम को अपने पिता से मिलवाने लाता है। पहले तो सब ठीक रहता है, पर बाद में ओटिस के पिता टॉम को बताते हैं कि अगर वो उनके बेटे से दूर ना रहा तो उसे मार डालेंगे, क्योंकि ओटिस टॉम को उनके पिता से भी ज्यादा पसंद करता है और जेम्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर ओटिस के पिता टॉम को पूल में गिरा देते हैं और ओटिस ये सब देखकर दुखी हो जाता है। यहाँ हम ओटिस के पिता में वो जलन, अपने बेटे की नजरों से दूर होने का दर्द साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ हमें जेम्स के एक अलग चेहरे, एक अलग इमोशन को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स भले कितना भी सनकी और मुंहफट हो, पर ओटिस को लेकर वो कितना सीरियस है। इधर लॉन्ड्री में ओटिस की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे उसके पिता घूर रहे होते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। लड़की अपना नाम शाय गर्ल बताती है। फिल्म वापस से प्रेजेंट में आती है। इधर वापस से ओटिस को उसका ट्रेनर स्विमिंग पूल में आकर एक्टिविटीज करने को बोलता है। ओटिस एक्टिविटी करने के लिए आ तो जाता है, पर ट्रेनर से बदतमीजी कर बैठता है, जिससे कि उसका ट्रेनर उसे जंगल में जाकर जोर से चिल्लाने का सुझाव देता है। पहले तो ओटिस मना कर देता है, पर उसका ट्रेनर उसे बोलता है कि यह एक टास्क है और तुम्हें पूरा करना होगा। रात में जब ओटिस सोया हुआ रहता है, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है कि क्या मैं तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता ओटिस? और ओटिस की नींद खुल जाती है और फिल्म वापस से फ्लैशबैक में जाती है। अब दिखाया जाता है कि ओटिस और उसके पिता एक्टिंग स्टूडियो से घर वापस आते हैं। यहाँ ओटिस अपनी माँ को फोन पर बता रहा होता है कि उसे मूवी ऑफ वीक से काम का प्रपोजल मिला है और उसे अमेरिका से बाहर जाना होगा। इस पर उसकी माँ ओटिस को पूछती है कि क्या उसके पिता भी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि उसके पिता पर रेप चार्जेस है, जिस कारण उनका पासपोर्ट नहीं बन सकता। पर ओटिस का पासपोर्ट बनाने में टॉम हेल्प कर सकता है। इस पर उसके पिता भड़क जाते हैं और ओटिस की माँ और उसके पिता के बीच बहुत तीखी कन्वर्सेशन होने लगती है। बिलीव मी दोस्तों, ये कन्वर्सेशन इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आपको ओटिस पर दया आने लगती है कि कैसे ना चाहते हुए भी एक 12 साल का बच्चा इसका हिस्सा बन जाता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उसकी माँ इसलिए उसके पिता के साथ नहीं रहती क्योंकि उसके पिता ड्रग के आदी थे और उन्होंने अपनी ही वाइफ का रेप किया था और उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया था। कन्वर्सेशन उस लेवल तक चला जाता है कि अंत में ओटिस अपने रूम से बाहर आ जाता है और अकेले में सिगरेट पीने लगता है। इधर दूसरी तरफ उसके पिता वापस से नशे छुड़वाने वाले ग्रुप में आते हैं और अपनी कहानी बताने लगते हैं। वहां पहुंचकर वो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं उस क्लब का मेंबर बनाने के लिए। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले 4-5 सालों से कोई भी नशा नहीं किया है। यहाँ जेम्स अपनी कहानी की शुरुआत अपनी सौतेली शराबी माँ से करता है, जो बहुत गुस्सेल नेचर की थी और जेम्स को बेल्ट से बेहोश होने तक मारा करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ की हाईवे पर मौत हो जाती है। बाद में जेम्स भी एक नशेड़ी बन जाता है। एक दिन जब वो नशे से उठता है तो वो एक रेपिस्ट बन चुका होता है। जेम्स बताता है कि उसने अपनी बीवी का रेप नहीं किया था, पर नशे में रहने के कारण उसकी बीवी के साथ उसने इतनी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी कि उसकी बीवी को कार से कूदकर जान बचानी पड़ती है और इसी बात ने जेम्स को अंदर से खोखला कर दिया है। 3 साल 9 महीने की सजा काटने के बाद उसे गॉड पर बिलीव होने लगता है और शायद इसीलिए उसने अपने बेटे की जिम्मेदारी ली है। जेम्स ये भी बताता है कि उसका बेटा ओटिस उसकी जिंदगी है और वो पूरी कोशिश करता है उसे अच्छी परवरिश मिले, पर जेम्स का अतीत हमेशा उस पर भारी पड़ता है और उसे सनकी बना देता है। यहाँ हम पहली बार जेम्स के अंदर छुपे उस पिता को देखते हैं जिसकी चाहत हमेशा से ओटिस को रहती है। इधर ओटिस और शाय गर्ल अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर हम यहाँ ओटिस के एक नए चेहरे को देखते हैं। ओटिस शाय गर्ल के बिना करीब आए उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पिता का कन्फेशन और ओटिस का और शाय गर्ल का ये सीन साथ साथ चलता है। यहाँ फिल्म का राइटर हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है, पर यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इस सीन को कैसे रिलेट करते हैं। इस बार फिल्म में पास्ट और प्रेजेंट के सीन को एक साथ दिखाया जाता है।
एक तरफ प्रेजेंट का ओटिस जंगल में जाकर दुख में चिल्लाता है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट का ओटिस कार यार्ड में खड़ा होकर नई दोस्त शाइगल के मिलने की खुशी में चिल्लाता है। यह सीन आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा और आप भी अपने आप को दोनों ओटिस से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। फिल्म वापस से फ्लैशबैक में जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि ओटिस और उसके पिता पत्ते खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। इस पर ओटिस जीत जाता है तो उसके पिता उसे बोलते हैं कि उन्हें पता था कि उसके पास कौन कौन से पत्ते हैं। ओटिस बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके पिता बोलते हैं कि भले ही वो गुस्सा करते हो या मुंहफट हो, पर वो झूठ कभी नहीं बोलते। तो ओटिस उनसे पूछता है कि फिर वो ओटिस का हाथ पकड़कर सड़क पर क्यों नहीं चलते। इस पर उसके पिता उसे बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग यह समझे कि उसके पिता उस पर पाबंदियां लगाते हैं और उसे कैद में रखते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि ओटिस हमेशा खुश रहे। फिल्म वापस से प्रेजेंट में आती है। ओटिस अपने ट्रेनर को बताता है कि वो जंगल गया था और उसने चिल्लाया और अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस पर ट्रेनर समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो। ओटिस बोलता है वो तो सभी करते हैं। इसके बाद डॉक्टर मोरेना को दिखाया जाता है। वो ओटिस को बोलती है कि परेशान होना कोई गुनाह नहीं है और ओटिस को अपने पिता के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे ओटिस और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि वो अपने पिता की वजह से नशा नहीं करता, बल्कि आज वो जो कुछ भी है अपने पिता के कारण ही है और ऐसा उसके पिता सोचते हैं। इस पर डॉक्टर मोरेना बोलती है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम अपने पिता के बारे में जो भी सोचते हो तुम उसे लिखो। फिर दिखाया जाता है कि ओटिस उस डायरी में कुछ लिख रहा होता है। फिल्म वापस से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि ओटिस और उसके पिता किसी सीन का रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोसी शोर मचाने लगते हैं, जिससे कि जेम्स नाराज होकर बाहर जाता है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है और वापस आ जाता है। तभी उसकी पड़ोसी वहाँ आती है और जेम्स का उसके पड़ोसी के साथ कहासुनी हो जाती है। ओटिस इस सबसे परेशान हो जाता है और अभ्यास करने से मना कर देता है। इस बात पर ओटिस और ओटिस के पिता में भी कहासुनी हो जाती है। इस पर ओटिस अपने पिता को बोलता है कि वो अपने पिता पर एहसान कर रहा है क्योंकि उसने ही उन्हें काम दिया है और उनके खर्चे उठाता है, क्योंकि उसके पिता एक रेपिस्ट है और ड्रगिस्ट थे, इसलिए उन्हें कोई काम नहीं देगा। पर वो एक 12 साल का लड़का होकर अपने पिता को पाल रहा है और जिस कारण से वो उनके गुलाम हैं, क्योंकि ओटिस उन्हें पैसे देता है। यह सुनकर ओटिस के पिता को बहुत बुरा लगता है। वो किसी तरह अपने आप को संभाल लेते हैं और ओटिस को बोलते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दो और मुझे उंगली मत किया करो। फिर दिखाया जाता है कि ओटिस अपना एक सीन शूट कर रहा होता है। वो सीन भी बाप और बेटे के रिलेशन को दिखाता है, जिससे कि ओटिस थोड़ा उदास हो जाता है। घर आने पर वो अपने पिता को बोलता है कि आप भी एक अच्छे पिता जैसा बर्ताव क्यों नहीं करते हैं, क्यों उसे हर वक्त डांटते मारते या गालियां देते हैं। इस पर ओटिस के पिता उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ओटिस के पिता वापस से उसी ड्रग लेने वाले अड्डे पर जाते हैं और ड्रग लेने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब उन्हें लगने लगता है कि अब ओटिस उनकी इज्जत नहीं करता है और बार बार उन्हें नीचा दिखा रहा है। फिल्म अब प्रेजेंट में आती है। इधर दिखाया जाता है कि ओटिस वही सब बातों को जोर जोर से बोलकर रो रहा है, जिसे उसने बचपन में बोलकर अपने पिता का दिल तोड़ा था। जैसे जब भी ओटिस को एक सिगरेट चाहिए होती थी तो उसके पिता बोलते थे एक अच्छा सीन दो तब मिलेगी, इसके अलावा जब तक सही अभ्यास नहीं करोगे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। इसके अलावा आप गुलाम हो, मैं पाल रहा हूँ आपको, आप एक गुंडे हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है। यह सब बोलते हुए ओटिस जोर जोर से रोने लगता है और सामने उसकी डायरी होती है जिसमें वो सब लिखा हुआ होता है। डॉक्टर मोरेना भी उसके पास ही होती है और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। डॉक्टर मोरेना वापस से ओटिस का स्कोर पूछती है। ओटिस जवाब देता है 80। ओटिस डॉक्टर मोरेना को बोलता है कि उसके पिता ने बस उसे एक ही चीज दी थी, वो था बेइंतहा दर्द, फिर क्यों वो इस दर्द को उनसे छीनना चाहती है। इस पर डॉक्टर मोरेना ओटिस से पूछती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। फिल्म वापस से फ्लैशबैक में जाती है। उसके पिता नशे की हालत में घर आते हैं और ओटिस को बोलते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते। वो बोलते हैं कि अब तू बड़ा स्टार बन गया है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है। पर वो ये भी बोलते हैं कि यह दुनिया नकली है, इससे बचकर रहना, असली दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ वो अपना सारा दुख ओटिस के सामने रख देते हैं कि उन्हें कैसा लगता है जब ओटिस उन्हें ताने मारता है, पर वो भी क्या करे, उनका ओटिस के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए वो डरते हैं ओटिस को अकेला छोड़ने से। पर ओटिस उन्हें जवाब देता है कि आप मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ, अगर मेरे पास पैसे ना होते तो आप भी मेरे पास नहीं होते। इस पर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। जेम्स ओटिस को बोलता है कि वो ओटिस को सब कुछ सिखाएगा, पर ओटिस को भी एक वादा करना होगा कि वो जेम्स की पुरानी बातों को जेम्स के सामने नहीं छेड़ेगा और उससे बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेगा।
इस बात पर दोनों पक्का प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे हाईवे के किनारे जाते हैं जहाँ उसके पिता ने कुछ पौधे लगाए थे, वो दरअसल गांजा होती है। दोनों वहाँ साथ मिलकर गांजा पीने लगते हैं। इधर फिल्म वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ डॉक्टर मोरेना की आवाज आती है कि जख्म कभी जल्दी नहीं भरते, जो बात आगे नहीं बढ़ रही उसे छोड़कर इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए, अब तुम फ्री हो। इधर दिखाया जाता है कि ओटिस अपने पुराने घर में जाता है जहाँ उसके पिता उसे क्लाउन के मेकअप में नजर आते हैं। ओटिस उनसे पूछता है कि वो कैसे हैं। इस पर ओटिस के पिता ओटिस को बताते हैं कि अब सब ठीक है, कोई उनसे नाराज नहीं है। ओटिस बोलता है कि वो उन पर एक फिल्म बनाएगा, वो उन्हें समझ चुका है। इस पर ओटिस के पिता बोलते हैं कि उन्हें बस अच्छा दिखाना। इस बात से हमें ये समझ आता है कि जेम्स को शायद इस बात का दुख है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पाया और उसे बुरा समझते रहे। फिर दोनों बाइक में कहीं जाने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में जेम्स और ओटिस जाते थे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओटिस बाइक में अकेला है। इसका मतलब है कि वो अपने पिता को आभास करके उनसे बातें करता था, यानी उसके पिता की मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओटिस को स्ट्रेस डिसऑर्डर की ये बीमारी जेम्स की मौत के बाद ही मिला होगा, जब वो अकेला हो गया होगा। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म से जुड़ा एक बड़ा राज यह है कि यह फिल्म जेम्स का किरदार निभाने वाले एक्टर सिया लेवोव की अपनी आत्मकथा है, जिन्हें हम ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में देख चुके हैं। यानी कि उन्होंने इसमें अपने पिता का किरदार निभाया है और ओटिस खुद बचपन के सिया लेवोव थे। इस फिल्म के एक्टिंग के लिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे इस फिल्म को लेकर आप सभी की राय अलग अलग हो सकती है, तो यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कुछ सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लाते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।